नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत मोहन है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। और हम अर्थात में अब बातचीत शुरू करेंगे आप लोगों से। अंशुमान जी, कैसे हैं? क्या हालचाल है? कैसा रहा हफ्ता आपका? बहुत व्यस्त हफ्ता था और सिद्धांत अर्थात में सारे दर्शकों का स्वागत है। हम लोग इस सप्ताह ऐसी बड़ी खबरों से गुजर रहे थे। बैड बैंक का ऐलान होना, टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक और बेल आउट पैकेज आना, और कॉर्पोरेट सेक्टर में तमाम उठापटक। उस बीच में आर्थिक खबरों की सक्रियता और गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं सिद्धांत। पिछले जब से हम लॉकडाउन से बाहर निकले हैं उसके बाद सरकार में भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तो ये पूरा सप्ताह सिर्फ बड़ी बड़ी खबरों को चेज करते, समझते और बताते बीता है। हाँ, और इस पूरी बातचीत में बहुत सारे लोग आपको कमेंट में लिखते हैं, जैसे आप इधर-उधर व्यस्त हैं। इस अर्थात को देख के समझ में आएगा कि अंशुमान जी हाँ, व्यस्त ही हैं। खबरें हैं, हाँ, जैसे मैं ही इधर-उधर बाहर घूम रहा हूँ, मैं भी ये एपिसोड होटल से शूट कर रहा हूँ। अंशुमान जी अपने घर में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण गिना दिए हैं। तो अर्थात में हम बातचीत करेंगे दुनिया भर की, और पिछले अर्थात पर एक छोटी-सी नज़र आपको बता देते हैं कि जीडीपी बनाम ग्रोथ का जो इक्वेशन है, वो कैसा इक्वेशन है? उसको हम क्यों नहीं पूरे चित्र को हमको क्यों देखना चाहिए, और हम क्या-क्या मिस करते रहते हैं जब हम ग्रोथ की एक होलिस्टिक पिक्चर की बात करते हैं। तो वो एपिसोड हमारी टाइमलाइन पे है, ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ेंगे अर्थात में आने के पहले अंशुमान जी बताने वाले हैं कि इस बार इंडिया टुडे के हिंदी का अंक क्या है? इस बार का अंक सबसे विवादित बहस पर है, जिस पर हम लोग एक एपिसोड कर चुके हैं इस पिछले अंक से पहले का, निजीकरण पर। सरकार ने सेट मोनेटाइजेशन प्लान घोषित कर दिया है। आज बैड बैंक आ गया है, जिसका सीधा मकसद ये है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को आसान बनाया जा सके। उनके बैलेंस शीट में जो एनपीए रखा हुआ है उसे बैड बैंक खरीद ले और उसके बाद वो बिकने के काबिल या बेहतर ढंग से काम करने के काबिल हो जाएं। ये निजीकरण के दांव भारत में काफी लंबे समय से, 25 साल से अलग अलग समय पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार सबसे आक्रामक निजीकरण कार्यक्रम है, सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम है, जिसमें कंपनियों से लेकर एसेट तक हर चीज प्राइवेट सेक्टर को दी जानी है, किसी न किसी माध्यम से बेची जानी है, किराए पर दी जानी है, भागीदारी में दी जानी है। क्या है ये पूरी निजीकरण की गुत्थी? इसकी सफलताओं में पर इतने संदेह क्यों होते हैं? इसके पिछले रिकॉर्ड हमें इतने आश्वस्त क्यों नहीं करते? और सरकार इस बार ये इतना बड़ा दांव क्यों ले रही है? राजनीतिक रूप से इसके अपने अपने फायदे और नुकसान के फलित भी हैं। इस बार की कवर स्टोरी सिर्फ इस पर केंद्रित है, जिसमें हम इंडिया टुडे की परंपरा के मुताबिक आपको खोलकर भीतर से हर चीज बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और कहां कहां कौन कौन से जोखिम है। और हम लोग अब बात करेंगे अर्थात। अर्थात का इस बार का शीर्षक है तेल की चौसर। तेल की बिसात पता नहीं क्यों बार बार मन में फूट जा रहा है, खुद से एक हेडिंग दे डालूं इसको ऐसा कुछ हो जा रहा है। और लेकिन इस बार का अगर आप अर्थात सुनते हैं, पूरा इस एपिसोड को सुनिए जरूर। हम महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? क्यों? घटनाक्रम क्या है? मतलब इस बार का अर्थात तो पढ़ते समय अंशुमान जी मुझे वो लल्लन टॉप शैली दिखाई दी, जिसको बार बार हम लोग न्यूज रूम में लल्लन टॉप के लड़ झगड़ के, और आपको पढ़ते हुए, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए लोग सीखते हैं कि यार किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए ना, गो इनटू डिटेल्स, गो इनटू कॉपियस डिटेल्स, और उसकी घटनाक्रम को समझो। क्या चीज कहाँ से शुरू हुई, क्या करवट था, कौन सा देश कैसे अपना स्टैंड बदलता है धीरे धीरे वैश्विक घटनाक्रम में, हम वहां से देखते हैं। और तेल के दाम क्या है अंशुमान जी, पहले एक ब्रीफ दीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरी ऊहापोह असमंजस के बीच एक तरफ बैड बैंक है, एक तरफ वोडाफोन आइडिया के शेयर में बिकवाली है, और सरकार का बेल आउट पैकेज है और प्राइवेटाइजेशन है। इनके बीच हम ये तेल का स्यापा लेकर क्यों बैठे हैं? तेल क्यों बीच में लेकर आए हैं अर्थात में और वो इसलिए क्योंकि आपके लिए उन सारी खबरें जो आपके पास आ रही हैं उसके साथ ये जानना जरूरी है कि क्या सचमुच हम महंगा तेल खरीदने के लिए अभिशप्त हैं। एक हमारे पास एक स्वाभाविक सा क्लैरिफिकेशन है, जो सबको पता है कि साहब तेल इसलिए महंगा है क्योंकि सरकार उस पर टैक्स लगाती है। लेकिन क्या अगर सरकार टैक्स खोरी ना भी छोड़े या थोड़ी सी छोड़ दे, थोड़ी सी घटा दे, तो क्या तेल सस्ता हो सकता है? क्या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं जहां भारत में पेट्रोल डीजल का सस्ता होना हमारे लिए बिल्कुल एक लो हैंगिंग फ्रूट है?
यानी हम जरा सा हाथ बढ़ाएं, सरकार थोड़ी सी टैक्स खोरी छोड़ दे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम लंबे समय के लिए अपने लोगों की ईंधन की और ऊर्जा की लागत कम कर सकते हैं। और चूंकि भारत की महंगाई में पेट्रोल, डीजल और उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कैसे दूर हो सकता। और ये एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है जो कोविड की उहापोह के बीच में 2008 के बाद लेमन ब्रदर्स के फेल्योर से लेकर और अभी हाल तक और इस घटनाक्रम के किस्से अमेरिका से लेकर चीन तक और सऊदी अरब से लेकर रूस तक फैले हुए हैं। वो क्या घटनाक्रम है, हम आज उस पर बताना चाहते हैं। और यहां हम एक अपॉर्चुनिटी पर खड़े हैं, एक अवसर पर खड़े हैं। सरकारें हमेशा अवसर गंवाने में उस्ताद होती हैं, अवसर भुनाने में नहीं, लेकिन हम तेल के मामले में अवसर पर खड़े हैं। तो आपका जो आज इस बार का कॉलम है अंशुमान जी, अर्थात तो इतना ज्यादा सांद्र है, मतलब कंसंट्रेटेड है तमाम सूचनाओं से, कि मुझे लगता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उस पर बातचीत करेंगे हम 2 मिनट बाद। ब्रेक डाउन करने के पहले मैं 3 टर्म आपसे पूछना चाहता हूं। हम वो 3 टर्म बहुत सुनते हैं, लेकिन अर्थात में हो सकता है कई सारे नए दर्शक आए, तो उनको ये 3 टर्म जानने चाहिए क्या है, जिसके आधार पर ये बार बार ये बातचीत आएगी, बातचीत में बार बार शब्द आएंगे, तो आपको पता रहे कि क्या है। पहला शब्द है अंशुमान जी, ब्रेंट। क्या होता है? दुनिया में क्रूड के 2 पैमाने हैं। एक क्रूड जो मिडिल ईस्ट से निकलता है और मिडिल ईस्ट के 2-3 क्रूड्स को मिलाकर बनता है, उसे हम ब्रेंट कहते हैं, वो क्रूड का एक पैमाना है। और दूसरा है नाइमेक्स, जो अमेरिका में निकलने वाला कच्चा तेल। और ये दोनों संदर्भ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम अमेरिका के तेल के बीच में बात करेंगे और मध्य पूर्व खाड़ी के, रशिया के, इराक के और बाकी देशों के तेल की भी बात करेंगे। भारत की क्रूड बास्केट ब्रेंट से डिसाइड होती है। ब्रेंट में एक मिक्स होता है 2-3 अलग अलग क्रूड्स का। ये वो पैमाना है जहां से आपके को पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है, यानी इसकी जो कीमत होगी। और इसमें एक और तथ्य जानना जरूरी है कि ब्रेंट हमेशा फ्यूचर्स में कोट होता है, आज के भाव नहीं, 1 महीने बाद के, 2 महीने बाद के, 3 महीने बाद के भाव के आधार पर, क्योंकि तेल खरीदने के बाद उसे तोड़कर अलग अलग उत्पादों में बदलने का जो समय होता है वो उसके बीच में लगता है। तो ब्रेंट वो पैमाना है जहां से हमारे जेब पर असर पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों। अगला शब्द है अंशुमान जी, बैरल। हर बार बैरल का आसानी से समझ होता है। हाँ, बैरल जो है वो पेट्रोल को नापने का, क्रूड को नापने का बहुत पुराना पैमाना है। लीटर में करीब 159 लीटर, हाँ, बहुत पुराना फार्मूला है। और ये 159 लीटर के आसपास का एक बैरल होता है। लोगों के दिमाग में एक छवि है बड़े से ड्रम की, जो गोल ड्रम होता था पहले, हम लेकर जाते थे, पेट्रोल पंप पे जो लेकर जाते थे, अब वो ड्रम कम दिखते हैं। तो वो ड्रम जो है ना, वही बैरल की पहचान है। बैरल का इस्तेमाल तेल और नशे 2 जगह एक साथ होता है। जो विस्की और लिकर की इंडस्ट्री है, वहां भी हम बैरल का इस्तेमाल करते हैं, पर वहां बैरल वो यंत्र होता है, वो मटका होता है बना हुआ, जिसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां, लेकिन बैरल जो है वो तेल की एक ग्लोबल नाप है, जो लगभग 159 लीटर के आसपास होती है, अगर आप लीटर में उसे मीट्रिक सिस्टम में माने तो। आखिरी शब्द अंशुमान जी, ओपेक या ओपेक प्लस। मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत तेल की राजनीति में या तेल की कीमतों में रुचि रखता है, उसे ओपेक के बारे में मालूम है। ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे मजबूत और सबसे चतुर कार्टेल है, जो दुनिया के करीब 90% के आसपास पेट्रोल रिजर्व्स, क्रूड रिजर्व्स को कंट्रोल करता है। इसमें पहले ओपेक में केवल खाड़ी के देश थे, फिर इसमें ओपेक प्लस में रशिया भी शामिल हुआ और वो देश शामिल हुए जो यूरोप में आते हैं। ये वो कार्टेल है जो दुनिया को तेल आपूर्ति करता है, कीमतें तय करता है और बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से कीमतें निर्धारित करता है। दुनिया में कार्टेल बहुत बुरे हैं, पर इस कार्टेल को हर आदमी स्वीकार करता है, क्योंकि ये कार्टेल इन देशों के बैठे हुए मंत्री या राष्ट्र प्रमुख ये तय करते हैं कि हमारे आपकी जेब से पेट्रोल डीजल के लिए कितना पैसा निकलेगा। चलिए, ये हो गए कुछ टर्म्स आपके सभी के लिए जो बार बार आएंगे। जब फंसेंगे ना, तो यहाँ पर आके ये वाला एपिसोड, ये वाला हिस्सा रिकैप कर लीजिएगा, इसको टाइमलाइन भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो घटनाएं हैं, 5 घटनाओं के बहाने से अंशुमान जी पूरी बात करने वाले हैं। सारी घटनाओं का टीजर मैं दे देता हूं अंशुमान जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा टीजर दे देता हूं। पहली घटना, यूएस ने खेल कैसे शुरू किया था। जब देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था, तब यूएस ने क्या खेल किया था अंशुमान जी? ये कहानी हमारे देश की आजादी के पहले से शुरू होती है। अगस्त 1946 का वक्त था। वो सिद्धांत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए लगभग 1 साल बीता था, लगभग 1 साल बीत चुका था।
अमेरिका में फिलाडेल्फिया के कोस्ट पर एक टैंकर आया, ऑयल टैंकर, जिसपे करीब 1,15,000 बैरल क्रूड ऑयल लोडेड था, लदा हुआ था। वो वहां लंगर डालने की तैयारी में था। वो टैंकर कुवैत से चला था और उसका इस्तेमाल उस इलाके में जो रिफाइनरीज थी, ऑयल रिफाइनरीज थी, उनमें इस्तेमाल किया जाना था। इस मौके से उस टैंकर के लंगर डालते ही और उस क्रूड के उतरते ही अमेरिका आधिकारिक रूप से क्रूड का आयातक हो गया। 1946 में इंपोर्टर हो गया। वो पहला मौका था। पहला मौका था। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था दुनिया की एनर्जी पॉलिसी में, जब वो कुवैत का टैंकर पहुंचने के बाद अमेरिका एनर्जी का इंपोर्टर हो गया। 2 साल के अंदर सिद्धांत सऊदी अरब का ऑयल भी अमेरिका में पहुंचने लगा। जो लोग ग्लोबल राजनीति को करीब से समझते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो सिर्फ इससे समझ जाएंगे कि जो मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका की दखल और सक्रियता का दौर था, वो इसके बाद कैसे शुरू होता है। इसलिए अमेरिका का तेल का इंपोर्टर होना जरूर महत्वपूर्ण था। क्यों ये बड़ी शिफ्ट थी? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक अमेरिका दुनिया का इतना बड़ा तेल निर्यातक था कि मित्र देशों की सेनाओं ने जो 7 बैरल तेल का इस्तेमाल किया था, उसमें 6 बैरल तेल अमेरिका से गया था। यानी मित्र देशों की सेनाओं ने जितने भी पेट्रोलियम रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था, उसके लगभग 90% रिसोर्सेज अमेरिका से निकल कर आए थे। लेकिन युद्धोत्तर अमेरिका युद्ध पूर्व अमेरिका से बिल्कुल अलग था। युद्धोत्तर अमेरिका में दुनिया में 2 बड़े चेंज आए, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए, जिन ट्रांसफॉर्मेशन को जब पीछे पलट के देखते हैं तो हमारी आंखें विस्फारित हो जाती हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग और कंजम्पशन के ग्रोथ ने अमेरिका जैसे देश को, जो विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया का तेल सप्लायर था, एक्सपोर्टर था, उसे इंपोर्टर बना दिया। और 1948 के बाद 1950 तक अमेरिका की पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग में मिडिल ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर था। और अमेरिका की ग्रोथ का जो इंजन चलना शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और उसमें मिडिल ईस्ट की और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे खासतौर पे, उनकी बड़ी हिस्सेदारी हो गई। ये वो पहली करवट थी जिस करवट का असर लगभग 70 साल तक रहने वाला था। अगले 70 साल तक रहने वाला था। यानी अगले 70 साल तक अमेरिका दुनिया के प्रमुख ऑयल एक्सपोर्टर्स में इंपोर्टर्स में शामिल था। और ये जो पूरा कार्टेल था, ओपेक कार्टेल था, ये दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में था। पहली करवट का दूसरा हिस्सा, वो आधी करवट थी, दूसरा हिस्सा 2014 में आता है। 2014 में अमेरिका में अचानक लंबी कोशिश के बाद शेल ऑयल और बाकी उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ, और अमेरिका सऊदी अरब और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। अच्छा, जो अभी तक इंपोर्ट कर रहा था, वो 2014 में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। और अगर आप ध्यान से ऑयल, जो लोग भी ऑयल की पॉलिटिक्स में, ऑयल के प्राइसेस में रुचि रखते हैं, सबको रखना चाहिए, मेरा मानना है हर व्यक्ति को, वो केवल जाकर एक ऑयल का चार्ट देखे तो 2014 वो बिंदु है जहां से तेल की कीमतों में निर्णायक ढलान शुरू होती है। यानी जिस दिन दुनिया को यह पता चला, उस दिन के बाद फिर तेल की कीमतों ने कभी $100 और $120 का मुंह नहीं देखा। 70, 75, 80, 70 और बल्कि अब तो 60, 65 और उसके नीचे तक चले जाएं। 2014 में जब दुनिया में यह ऐलान हुआ कि अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर तब भी नहीं हुआ था, प्रोड्यूसर है, वहां से दुनिया में तेल के बाजार का पूरा कीमतों का अर्थशास्त्र बदलना और डिसमेंटल होना शुरू हो गया। 2019 नवंबर, यानी कार्टेल का प्रभुत्व ब्रेक होने लगा। कार्टेल के प्रभुत्व के ब्रेक होने की पहली शुरुआत 2014 से होती है। पर सबसे बड़ी करवट ली वक्त ने सिद्धांत 2019 में, जब हम वुहान से वायरस आता देख रहे थे और कुछ हिस्सों में कोविड की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, उस समय अमेरिका रिफाइनरी और कच्चे तेल का नेट एक्सपोर्टर हो गया था। यानी फर्क यह था कि 2014 तक अमेरिका जितना तेल निकालता था उसे अपनी खपत के लिए इस्तेमाल करता था। यानी उसकी निर्भरता मध्य पूर्व की राजनीति को संभालने में और यहाँ इस चौसर पर गोटियां बिठाने में कि हमको इजराइल के साथ और सऊदी अरब के साथ और अमीरात के साथ और कुवैत के साथ क्या प्ले करना है, इससे उसकी रुचि खत्म हो गई थी, क्योंकि उसको जितनी एनर्जी चाहिए थी, रिसोर्सेज चाहिए थे, वो घर के अंदर मिलने लगे थे। 2019 में उत्पादन इस स्तर तक बढ़ा कि अमेरिका नेट एक्सपोर्टर हो गया। नेट एक्सपोर्टर होने का मतलब बहुत बड़ा था अमेरिका के लिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे बड़ा है, वहां एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इस 2019 की करवट ने सिद्धांत अमेरिका को यह क्षमता दी कि वो जैसे चाहे वैसे अपने बाजार में पेट्रोल की, डीजल की कीमतें तय कर सकता है, यानी महंगाई बढ़ने से रोक सकता है, और सरप्लस प्रोडक्शन को दुनिया में बेचकर ओपेक कार्टेल की
जो एकजुटता है या जो उनका दबदबा है या जो उनकी मोनोपोली है उसको तोड़ सकता है। तो 1946 की करवट, 2014 की करवट और 2019 की करवट। 2019 के बाद पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस और उसके पीछे जुड़ी हुई पूरी एनर्जी पॉलिटिक्स का हिस्सा बदल गया। ये थी पहली करवट। तो ये रही पहली करवट। इसके बाद हम बात करें दूसरे घटनाक्रम की। हम 2019 तक चले आए हैं जब वुहान से वायरस निकल रहा था। मार्च 2020 में खड़े हैं जब देश में लॉकडाउन लगने वाला था। और वहां पर ये अमेरिका की कहानी हो गई। सऊदी अरब ने ठीक वुहान वाले एपिसोड के समय एक नया मोड़ दिया पूरे घटनाक्रम को। अंशुमान जी। मार्च 2020 दूसरी करवट थी। मार्च 2020 दूसरी करवट इसलिए थी क्योंकि वहां से डिसरप्शन शुरू हुआ। अमेरिका के ऑयल का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनने और नेट एक्सपोर्टर बनने के बाद मार्च 2020 में जब दुनिया में लॉकडाउन लग रहे थे और तेल की डिमांड तेजी से गिर रही थी, क्रूड के प्राइसेस बुरी तरह टूटे हुए थे, ठीक उस समय सऊदी अरब ने एशिया, अमेरिका और यूरोप के लिए तेल की कीमत $6 से $8 प्रति बैरल कम कर दी। ये फैसला पूरे ओपेक को हिला गया मार्च में। क्योंकि मार्च में हम जिन खबरों में थे उन खबरों के बीच में याद भी नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा फैसला हुआ था। इस फैसले ने पूरे के पूरे ऑयल मार्केट को शेक कर दिया। और ओपेक जो इतना मजबूत कार्टेल था, कहा जाता था ओपेक नहीं टूटता कभी, ओपेक एक ही साथ रहता है, क्योंकि उनके सबके आर्थिक हित एक उस क्रूड प्रोडक्ट से, उस क्रूड से बंधे हुए हैं। 19 हुआ है इस फैसले के बाद सऊदी अरब ने ओपेक की एकजुटता तोड़ी, दुनिया से के बाकी देशों की तुलना में अपना सस्ता तेल बेचना शुरू किया, ऑफर किया $6 से $8 पर बैरल का। 1991 के बाद क्रूड की कीमत में मार्च में सबसे बड़ी गिरावट आई, करीब करीब $34 पर बैरल से नीचे चला गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्रूड जो $180-120 पर बैरल पर था, वो मार्च में $34 पर बैरल से नीचे चला गया सऊदी अरब के इस डिसरप्शन के कारण। इसी के साथ जो 60 साल पुराना ओपेक था उसकी जो एकजुटता भी वो दरक गई। और दिलचस्प बात है कि पिछले साल जब ये काम हो रहा था तब ओपेक अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा था। 60वीं वर्षगांठ पिछले ही साल थी 2020 में ओपेक में, जब ओपेक की एकजुटता टूटी। ओपेक खड़ा हुआ था 1970 में, जब अमेरिका के टेक्सास में तेल का उत्पादन गिरना शुरू हुआ था। अमेरिका पहले थोड़ा इंपोर्ट और थोड़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बेस पर चलता रहा। 70 के बाद जब अमेरिका में तेल के उत्पादन में ढलान आई तो ओपेक को दुनिया पे के ऑटोमोबाइल ईंधन के मार्केट में और पूरे ईंधन के मार्केट में राज करने का अवसर मिला। और वहां से अमेरिका की एनर्जी इंडिपेंडेंस का क्षरण ओपेक का उभार था और ओपेक उसके बाद वहां से खड़ा होता। सऊदी अरब ने 2021 में भी अभी फिर वही बात की है, एशिया के देशों के लिए सस्ता तेल बेचने का ऐलान कर दिया। यानी सऊदी अरब पिछले साल भी ओपेक के देशों के समझौते से अपने आप को पाबंद या बंधा हुआ नहीं मान रहा था, सस्ता तेल बेचने को तैयार था। इस साल भी सऊदी अरब ने अभी 1 महीने पहले सस्ता तेल बेचने का ऐलान किया है। ओपेक प्लस में जो रूस है और अमीरात हैं, जो बड़े देश हैं, उनमें और बाकी देशों के बीच में असहमति इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि इस कार्टेल के सदस्य देश अब एक साथ उत्पादन घटाने बढ़ाने पर राजी नहीं है। नहीं तो पहले ये तय होता था कि सब जब तय करेंगे तो उतना उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जब सब तय करेंगे तो उत्पादन उतना कम किया जाएगा। एक तरह का रेगुलेटर सिस्टम था। अब दुनिया के देश, जितने भी ओपेक के देश हैं, वो एक किस्म की गल्लाकाट होड़ में आ गए हैं। उसकी वजह क्या है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इतनी ज्यादा ऑयल पर डिपेंडेंट हैं कि अगर कीमतें एक सीमा से नीचे जाती हैं तो उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो अब सऊदी अरब ने कहा कि एनफ इज एनफ, हम सस्ता तेल बेचकर ज्यादा मार्केट लेंगे तो हमको कौन रोक सकता है। तो अब जो होड़ शुरू हो रही है वो भारत जैसों के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। लेकिन हमें उस अच्छी खबर का कोई फायदा नहीं मिलता है। हमें सस्ता तेल सऊदी अरब देने को तैयार है, हमें दुनिया के और देशों से भी हम बार्गेन करके ले सकते हैं। मुझे याद है अंशुमान जी, जब सॉरी मैं आपकी बात काटी मैंने, लेकिन मुझे याद है 2-3 महीने पहले जब हम लोग खर्चा पानी में डिस्कस कर रहे थे ओपेक का झगड़ा था, भारत में भयानक तेल की कीमतों में उछाल था, भयानक डिस्कशन हो रहा था। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बहुत गैर जिम्मेदार किस्म के बयान थे। और वहीं पर मुझे याद है कि हमने डिस्कस किया था, एक सऊदी अरब बार बार भारत से कह रहा था कि हमसे आप कच्चा तेल ले लो या हमारा जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है आपने, आप यू कैन यूज दैट, का बार बार सऊदी अरबिया ये कह रहा था तब भी।
हाँ, हमने उस समय जिक्र किया था कि सऊदी अरब इस एकजुटता को तोड़ेगा और सस्ता तेल बेचेगा। और देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना को पता है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने वाली है। इसी हफ्ते चीन ने अपने रिजर्व से तेल बेचना शुरू किया है, जिनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व था। थोड़ा सा हिस्सा बेचा है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, क्योंकि चाइना के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत बड़े हैं, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के सेल ने चाइनीज मार्केट में एनर्जी के प्राइसेस को कूल डाउन करने में या उनको ठंडा करने में बड़ी मदद की। यानी चीन ने सस्ते दौर में जो कच्चा तेल खरीद कर रिजर्व में रखा था, उसे अपने लोकल कंजम्पशन के लिए बेचना शुरू किया। तो ये वो दूसरी करवट थी जहां से ओपेक, जो दुनिया का सबसे मजबूत कार्टेल था, वो टूट गया और सऊदी अरब उसमें आउटलायर हो गया। सऊदी अरब आज इस स्थिति में है कि वो दुनिया के ज्यादातर बाजारों को अमीरात, रशिया और बाकी देशों से सस्ता तेल बेच सकता है ओपेक प्लस के बीच में। अब हम तीसरी करवट की तरफ चलते हैं। तीसरी करवट की तरफ, और तीसरी करवट का टीजर अंशुमान जी ने खुद ही दे दिया है कि चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बेचा। तो ये तो लेकिन अभी की बात हो गई। चाइना ने, अभी मार्च 2020 की बात कर रहे थे, 2 साल पीछे चले जाइए, मार्च 2018 में चले जाइए। चाइना ने वहां पर, चाइना की एक्टिविटी वहां पर भी बड़े संदेह के घेरे में आती है। हमने यूएस की बात कर ली, हमने सऊदी अरब के रोल की बात कर ली, अब हम चीन की बात करेंगे। अंशुमान जी, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के और पेचोखम में नहीं जाते, क्योंकि हमारा हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज पर अमेरिका की निर्भरता कम होती गई, वहां की पॉलिटिक्स में अमेरिका का दखल भी सीमित होता चला गया। और हमने देखा है कि इराक से और बाकी जगह से सेना की वापसी और अमेरिका की बदली हुई नीति, जैसे जैसे वहां से स्पेस बनना शुरू हुआ, चाइना ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से रुचि लेना शुरू किया। मार्च 2018 में एक अनोखा काम हुआ। मार्च 2018 में चीन ने शंघाई का जो इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज है सिद्धांत, उस पे युआन बेस्ड ऑयल फ्यूचर्स की शुरुआत कर दी। यानी जो दुनिया अभी तक पेट्रो डॉलर की बात करती थी, वो सारे प्रोड्यूसर्स पेट्रो युआन की बात करने लगे। ये शुरुआत थी जहां पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन रिप्लेस करने वाला था, यानी उसकी जगह, पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन लेना चाहता था। खाड़ी के देशों में चीन की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप केवल कोविड के दौरान वैक्सीन की आपूर्ति का दुनिया को मैप देख लें, तो चीन ने खाड़ी के देशों को सबसे बड़े पैमाने पर वैक्सीन दी है। जो हम लोग वैक्सीन के अपने डिस्कशन में जब चीन की पे चर्चा कर रहे थे, तो हमने अर्थात में एक बार चर्चा की थी। अब यहां चर्चा यह है कि इस समय बाजार में जो चर्चा है दुनिया के तेल बाजारों में और चाइना के बाजारों में, कि सऊदी अरामको, जो विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, वो चीन की किसी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। यानी चीन पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन लेकर न केवल ऑयल फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की इजाजत दे रहा है शंघाई में, बल्कि चीन की कंपनियां सीधे अरामको में निवेश करने को तैयार हो रही। ये वही अरामको है जिसकी भागीदारी भारत के रिलायंस ग्रुप के साथ भी है, जिस पर हम आगे आएंगे। अब चौथी करवट पर आते हैं। चौथी करवट, ऑयल डिमांड कैसे चेंज हुई है और कैसे ऑयल डिमांड एक बड़े हिस्से को अब रेगुलेट करने वाली है। अंशुमान जी, तो पहली करवट अमेरिका का तेल में आत्मनिर्भर होना और निर्यातक होना। दूसरी करवट सऊदी अरब की आर्थिक दबाव के कारण उसका तेल की ओपेक की एकजुटता तोड़ना और कीमतें नीचे गिराना। तीसरा, ये चीन की बड़ी सक्रियता और चीन का दखल और पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन की जगह। और चौथी करवट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद, जब दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं हस्ब मामूल हुई, चीजें सामान्य होना शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि किसी को इस मुगालते में रहना चाहिए कि दुनिया में तेल की मांग उबलेगी या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी तेल की मांग, उनका मानना यह था कि महामारी ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। सभी देश ऊर्जा के नए स्रोतों में निवेश कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरीके के निवेश हैं। 2026 में दुनिया में सिर्फ उतने ही तेल की खपत होगी जितनी खपत 2019 में हो रही थी। यानी हम 2022 में खड़े हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पूरी दुनिया के ऑयल डिमांड की एनालिसिस करके ये बताया है कि हम अब इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि हमें माने कि दुनिया में तेल की, कच्चे तेल के, पेट्रोल डीजल की मांग में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है 2026 तक। और 2026 तक का जो आकलन है वो काफी फेयर आकलन है, अगले 5 साल का आकलन है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा है, इसीलिए दुनिया में तेल कंपनियां नया निवेश नहीं कर रही हैं तेल निकालने में। रिफाइनरीज अभी अपनी 68 से 75% की क्षमता का इस्तेमाल कर रही है दुनिया में एवरेज, और वो कभी भी अगले 6 साल तक अपनी 100% कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अगर आप देखें तो रिफाइनरिंग में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में नया निवेश सीमित हो रहा है। जितना उपलब्ध है उसका ही इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये चारों करवटें हमें क्या बता रही हैं?
जिनको हमने अभी तक इसमें डिस्कस किया, अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना और कच्चे तेल की डिमांड में कमी, ऑयल डिमांड, ये चारों करवट हमें हमें दो बड़ी चीजें बता रही हैं। एक ये बता रही हैं कि कच्चे तेल की तेजी के दिन अब लग गए, कच्चा तेल अब 90, 80 और 120, 130 की सीमा तक कभी नहीं जाने वाला उसके वो जो हमने तेल उबलता देखा था और हमें लगता था कभी भी दुनिया में तेल की कीमत $100-125 हो जाएगी, वो खत्म हो गया। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि अमेरिका जब चाहे तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइसेस तोड़ सकता है। और हम जो खर्चा पानी नियमित रूप से देखते रहे होंगे, हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था अमीरात के सुल्तान को तेल की कीमतों को लेकर उस दौरान जब कोविड के दौरान अचानक बहुत तेजी से प्राइस गिरे थे और उन्होंने अपने उत्पादन को घटाने की बात की थी, तो वो प्रसंग हमें याद है। दूसरी जो बड़ा इंडिकेशन या संकेत इस से मिलता है कि कच्चे तेल की कीमतें अब कार्टेल तक नहीं तय करेगा, अब ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स पे तय होंगी। जैसे ही कार्टेल बिखरेगा वैसे सऊदी अरब अब डील करेगा देशों से सीधे। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इसीलिए अरामको को, क्योंकि सऊदी अरब की कंपनी है, अरामको को भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी लेने की इजाजत दी गई है। तो अब तेल की बिक्री ब्रेंट के भाव पर तय नहीं होगी, जिस ब्रेंट की हमने शुरुआत में बात की थी। अगर आप लॉन्ग टर्म डील करते हैं अगले 10 साल के लिए, तो दुनिया का कोई भी देश आपसे लॉन्ग टर्म डील कर सकता है आज के बेंचमार्क से नीचे के कीमत पर। यानी अगर आज क्रूड की कीमत $72-73 पर बैरल के आसपास है और दुनिया का कोई देश अपने बड़े बाजार के आधार पर या अपने बाजार के आधार पर किसी देश को ये गारंटी देता है कि हम आपसे 15 साल तक या 10 साल तक अपनी रिक्वायरमेंट का 50% या 60% तेल खरीदेंगे, तो बार्गेन करने की स्थिति में है। जब भी कार्टेल टूटते हैं, उसके नाम का सवाल, जब भी कार्टेल टूटते हैं तो ग्राहकों की ताकत बढ़ती है। जब भी कार्टेल टूटते हैं, जब भी प्रतिस्पर्धा आती है, तो जो बायर होता है वो पावरफुल होता है। तो इस बाजार में हम बायर हैं, चाइना बायर है, क्योंकि हम क्रूड के कंज्यूमर हैं। तो अब इस पूरे घटनाक्रम ने हमारी ये ताकत बढ़ा दी है कि हम, अच्छा, अमीरात अगर हमको 75 में दे रहा है और वेनेजुएला 69 में या 70 में देने को तैयार होगा, तो हम बार्गेन कर सकते हैं। यहां हमारी कूटनीतिक क्षमता की परीक्षा है। तो अंशुमान जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि जिसको आपने आप अगर मेरे सुझाव पे चलें तो अगर आप इसको 5वीं करवट भी दे सकते हैं, जिसको आप डिस्कस करेंगे ही करेंगे, कि भारत में कैसे अब सारा मामला सरकारी कंपनियों के हाथ से निकल के धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा रहा है, उसको आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ये भी सवाल है अंशुमान जी, कि जिस तरह बायलैटरल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो भारत का ओपेक देशों से संबंध कैसा हो, इससे ज्यादा जरूरी है, जाहिर सी बात है, कि देशों के साथ कैसे संबंध हो, ओपेक कंट्रीज के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स कैसे हो। यहाँ पर यह भी बात साफ करने की दौर है कि जब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आया, चेंज हुआ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस में, तो जब सऊदी अरब की डिमांड खुली हुई थी कि आप हमसे कच्चा तेल खरीद लीजिए सस्ता वाला, तब भी ये खबर उठी थी कमेटी हियरिंग में कि भारत के टफ स्टैंड की बात हुई थी, भारत के साथ कठिन ट्रेड रिलेशंस की बात थी यूएस में। तो उन्होंने कहा गया कि क्या यूएस के ही चक्कर में, हम लोगों ने खर्चा पानी भी किया था, कि क्या यूएस के इन्फ्लुएंस में या यूएस की को अपीज करने के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन अथॉरिटीज ने सऊदी अरब के कच्चे तेल की ओर नहीं देखा, जिसकी ओर ये हुआ था। तो यानी भारत को भी मुस्तैदी से अपने बायलैटरल रिलेशनशिप सुधारने होंगे, जो अभी अभी कई मोर्चों पे दरकते हुए और कम से कम दरार से भरे हुए तो दिखते ही है, मुझे लगता है। दो पहलू हैं इसके। क्या बायलैटरल रिलेशनशिप भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में कंपटीशन को गाइड करेंगी, या मार्केट का प्ले ही ऐसा हो जाएगा कि सरकारों के हाथ में कुछ बहुत ज्यादा बचेगा नहीं? जिस 5वीं करवट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन इसमें दो दिलचस्प चीजें समझना जरूरी। अमेरिका का एक्सपोर्टर होना, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर होना दुनिया के लिए बड़ी घटना है। अमेरिका अभी कनाडा और लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, इन देशों को तेल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्थाओं में, जो वहां की गाड़ियों में जो तेल इस्तेमाल होता है वो अमेरिकन क्रूड है। इसीलिए उस बाजार के लिए अमेरिका का एक का जो नाइमेक्स है वो बेंचमार्क क्रूड होता है। बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की, खासतौर से चाइना और भारत जैसे जो बड़े देश हैं, इनमें अभी भी हम ब्रेंट के क्रूड का, यानी जो मिडिल ईस्ट के क्रूड का जो ब्लेंड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या अब हम इस स्थिति में भी हैं? सरकार अगर नहीं भी चाहे, मान लीजिए,
तो भी क्या वो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से रोक सकती है? वो बढ़ा तो सकती है, पर कम होने से रोकने की सीमा थोड़ी सीमित होती जा रही है, अगर सरकार जिद ना करे तो। क्योंकि एक पांचवी करवट है, जिसको हमने पांचवी करवट नहीं कहा, बल्कि हमने कहा ये एक सटल चेंज है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, पर वो आ गया अपने आप। वो कहते हैं ना, जो आज जिस चीज का समय आ जाता है उसे आप रोक नहीं सकते, वो हो ही जाता है। और वो कैसे हुआ? इस जुलाई में सरकार ने भारत में 6 निजी कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने का लाइसेंस दे दिया। 6 निजी कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने का लाइसेंस दे दिया। यह लाइसेंस पिछले लाइसेंस की तुलना में, जब इससे पहले लाइसेंस दिया गया था, जिसका जिक्र लोग करते हैं कि एस्सार के पास पेट्रोल डीजल बेचने के पेट्रोल पंप का लाइसेंस था और रिलायंस के पास पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस था, उससे बिल्कुल अलग था। बहुत ही चुपचाप सरकार ने पेट्रोल डीजल बाजार में सरकारी कंपनियों का कार्टेल तोड़ते हुए इन कंपनियों को सिर्फ 250 करोड़ की नेटवर्थ पर पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी। इससे पहले के जो लाइसेंस दिए गए थे सिद्धांत, उसमें था कि 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी रिफाइनिंग, पाइपलाइन या ऑयल एक्सप्लोरेशन में करेगी, तब उसे मार्केटिंग की छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कंपनी जिसकी 250 करोड़ की नेटवर्थ है, वो इंपोर्ट करे सीधे पेट्रोल, सीधे डीजल, पेट्रोल पंप आपके यहां खोले और 50 पैसे सस्ता पेट्रोल, 30 पैसे सस्ता डीजल यदि वो सरकारी कंपनी से कम देने लगे तो वो बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इसलिए रिलायंस ने अपने पुराने लाइसेंस की जगह इस नई व्यवस्था के तहत रिलायंस बीपी ने मिलकर भारत में नया लाइसेंस लिया है इस 250 करोड़ की व्यवस्था के अंदर, जिसमें कंपनियों को इस बात की इजाजत है कि उनके पास रिफाइनरी हो या ना हो, वो तेल खोज भारत में करते हैं, उनके पास तेल के कुएं हो ना हो, उनके पास पाइपलाइन हो ना हो, वो मार्केटिंग के लिए ठीक वैसे ही मार्केटिंग कर सकती हैं जैसे कि आप कोई भी सामान दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसे इंपोर्ट करके दे सकते हैं। अब दुनिया में आप इस घटनाक्रम को उन बदलावों की दृष्टि से देखिए कि एक तरफ सऊदी अरब है जो सस्ता तेल बेचने को तैयार है, एक तरफ एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिफाइनरीज जो है वो अपनी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही। पूरा माहौल तेल के बाजार में प्रतिस्पर्धा की तरफ, कंपटीशन की तरफ बढ़ने वाला। अब ये 6 कंपनियां अगर चाहें तो दुनिया से भारत की उत्पादन लागत से सस्ता तेल, भारत में बनने वाली तेल की लागत से सस्ता तेल लाकर भारत के बाजार में पेट्रोल पंप खोलकर बेच सकती है और इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम को कीमतें काटने पर मजबूर कर सकती हैं, अगर टैक्स इतने भी बने रहें तब भी। इसका ताजा उदाहरण यह है कि रिलायंस का जो रिफाइनिंग मार्जिन है, रिफाइनिंग मार्जिन ऑयल इंडस्ट्री का एक बुनियादी पैमाना होता है, यानी जो 1 बैरल कच्चा तेल है उसको ईंधन बदलने में कितनी कमाई होती है, इसको हम रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं पेट्रोलियम डीजल के पेट्रोल उद्योग में। रिलायंस का पेट्रोल का रिफाइनिंग मार्जिन करीब करीब $12 पर बैरल है, जो सरकारी कंपनियों से $2 ज्यादा है। यानी रिलायंस अभी भी बेहतर एफिशिएंसी के साथ तेल को सस्ता करने की स्थिति में है, यदि सरकार दखल ना दे और कीमतों को ना तोड़ के रखे। तो अब क्या होगा कि जहां हम खड़े हैं वहां पर और रिलायंस ने इसको कैसे हासिल किया? रिलायंस ने क्रूड की एडवांस परचेज की, रिलायंस ने अपने क्रूड का मिक्स बेहतर किया, रिलायंस ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई और वो आज ज्यादा उसी 1 बैरल तेल पर इंडियन ऑयल से ज्यादा पैसा कमा रही है। और वो जिस दिन चाहे उस दिन वो ये अपना रिफाइनिंग मार्जिन अगर 5-10% भी रिटेल प्राइस में ट्रांसफर कर देगी और 25 पैसे भी पेट्रोल या डीजल सस्ता हो गया किसी सरकारी कंपनी की तुलना में। और जो स्टार्टअप में हमने देखा ना कि जैसे ही प्राइसेस घटते हैं वैसे सरकारी कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ जाती, वो स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही। एक चीज यहां और ध्यान रखना जरूरी है कि रिलायंस का अरामको से अनुबंध है, अरामको ने हिस्सेदारी ली और वही अरामको है उसी देश की कंपनी है जो दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, सऊदी की। तो ये पूरा डॉट्स हैं जिनको आप मिलाकर देखें। भारत पेट्रोलियम का विनिवेश होने वाला है, सरकार उसे पूरी तरह प्राइवेटाइज करने वाली है, यानी अगर भारत पेट्रोलियम को किसी प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया तो सरकारी तेल के बाजार में केवल 2 कंपनियां बचेंगी सरकारी, और उसमें भी उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट होने की संभावना कम है। तो हम जहां खड़े हैं, जिस अपॉर्चुनिटी पर खड़े हैं, वहां हमें मतलब मौका भी और दस्तूर भी है। मौका यह है कि पूरी दुनिया की राजनीति इस तरह से बदल रही है तेल की डिमांड को लेकर, उत्पादन को लेकर, कि हमें सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। दस्तूर यह है कि हमारे बाजार में जो चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से भी हम अपने यहां लोगों की जिंदगी सस्ती कर सकते हैं पेट्रोल डीजल सस्ता करने से। बस केवल एक ही समस्या है कि सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स खोरी छोड़ने की सद्बुद्धि आ जाए उन्हें।
अगर ये सिर्फ इतना कर सकें कि थोड़ा सा टैक्स का बर्डन राज्य और केंद्र सरकारें कम करती चली जाएं, तो जो मौजूदा परिस्थिति है इस तेल की चौसर में, वहां हमारा जो सबसे बड़ा अभिशाप है ईंधन की महंगाई, जो पूरी इन्फ्लेशन को बड़ा करता है, हम उसे लगभग खत्म होने के करीब खड़े हैं। कम से कम ईंधन की महंगाई की स्थिति से अगर कोई बहुत बड़ी उठापटक खाड़ी देशों में या दुनिया के में जियोपॉलिटिकली नहीं होती है, तो अब हम इस स्थिति में हैं जहां हम कम से कम ये कह सकते हैं कि भारत भी दुनिया में कॉम्पिटिटिव रेट पर अपने ग्राहकों को पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा सकता है। यह है वो तेल की चौसर। सरकार अगर इस चौसर, सरकार बेहतर ढंग से समझ रही होगी, वहां बैठे हुए लोग स्वाभाविक की बात है, हम लोगों से ज्यादा समझदार और ज्ञानी लोग हैं, वैसे समझ रहे होंगे अगर वो सिर्फ बाजार में स्वाभाविक रूप से कीमतों को कम होने दें, तो ये प्राइवेट कंपनियां सस्ता पेट्रोल डीजल बेचने लगेंगी सरकारी कंपनियों से, जो माहौल इस समय बन रहा है। और ये अर्थात की तो बातचीत हो गई। इसके बाद हम सवाल जवाब के सेक्शन में आते हैं। अंशुमान जी, 2-3 सवाल हैं, इन पर जल्दी बातचीत कर लेते हैं। एक है अंबिका प्रसाद, इनका नाम है, और ये पूछ रहे हैं, अंशुमान जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर टेक ऑन दीज 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स। इनइक्वालिटी इंडेक्स पोस्ट कोविड, उसका इनइक्वालिटी इंडेक्स का पोस्ट कोविड सिनेरियो क्या है? और व्हेन देयर इज क्रेडिट ओवरफ्लो इन द मार्केट, व्हाई गवर्नमेंट हैज टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स? इनइक्वालिटी इंडेक्स पे हम थोड़ा लंबी बात हो जाएगी। आई होप आई वुड डू शो ऑन इनइक्वालिटी पोस्ट कोविड, और उसमें हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें, पोस्ट कोविड जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं, उसमें दो बहुत डरावने और चिंताजनक डेटा है कि भारत में जो लोग बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लेवल तक चले गए थे, वो खिसक कर नीचे पॉवर्टी के रेशियो में चले गए हैं। रिपोर्ट भी आई थी ना, किसकी इस पर रिपोर्ट भी आई थी। और दूसरा ये कि जो इनकम इनइक्वालिटी मिडिल क्लास में भी है, वो भी बहुत गैप हो गया है। यानी जो लोग अपर मिडिल क्लास थे या मिडिल क्लास थे, वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए। तो इनकम इनइक्वालिटी हमेशा महामारियां, महायुद्ध इनकम इनइक्वालिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हैं, जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है, और उसके बहुत सारे डेटा उभरे हुए हैं। लेकिन इसका एक फलित क्या है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे लिए, इस पर हम किसी अर्थात के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी की बात यह कि बाजार में जब क्रेडिट का ओवरफ्लो है, तो सरकार संपत्तियां क्यों बेच रही है? इसीलिए बेच रही है कि सरकार कर्ज लेने की क्षमता एक सीमा से ज्यादा नहीं है उसके पास। भारत में जो डेट टू जीडीपी रेशियो 90% के ऊपर पहुंच चुका है। अब हमें ये चीज समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जो देश की सरकार जितना ज्यादा कर्ज लेती है, उसकी करेंसी उतनी ही ज्यादा टूटती है, उसके आर्थिक भविष्य पर उतने ही ज्यादा संकट होते हैं, चाहे वो अपने देश के बैंकों से ले या विदेश के बैंकों से ले। और वही सब तो हम देख रहे हैं। इसीलिए बैंकों को सेल करने की स्थिति आ रही है, क्योंकि सरकार उन्हें कैपिटल नहीं डाल सकती है। तो अंततः तो फिर यही रास्ता बचता है कि जो आप एसेट्स आपके पास हैं, जो एसेट्स आपने टैक्स पेयर मनी से जुटाई हैं, उन्हें आप बेचकर पैसा लाओ, या तो फिर आप कर्ज लीजिए और कर्ज लेकर हमारी जिंदगी हमेशा के लिए महंगी कर दीजिए, महंगाई बढ़ाइए, या आप हमारे ऊपर टैक्स लगाइए। तो अथाह टैक्स तो वैसे ही सरकार ने लगा रखा है हमारे ऊपर। उन दो परिस्थितियों से बचने के बाद तीसरा रास्ता तो यही होता है कि जो सरकार के एसेट्स हैं, उनको मोनेटाइज किया जाए। तो वो मजबूरी है, और जिस पर हम विस्तार से एपिसोड में बात भी कर चुके हैं कि कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन सरकारों को बेचना नहीं आता। यह भी आपको थोड़े समय में एसेट मोनेटाइजेशन और बाकी चीजों के बीच में दिखाई दे जाएगा कि सरकार कितनी सफलता से अपनी चीजें, क्योंकि सरकार अगर अपनी सफलता से आपसे कुछ बेच पाती होती, तो इतनी अच्छी कंपनियों से अच्छी सेवाएं नहीं दिलवा देती लोगों को। वही कंपनी जब प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती तो इफिशिएंट हो जाती है, वही कंपनी जब सरकार के भीतर रहती है तो इफिशिएंट रहती है। तो इसलिए ये एसेट मोनेटाइजेशन की वजह है। अंशुमान, एक सवाल कई सारे लोग पूछते हैं, मैं एक व्यूअर का कमेंट भी था, इसलिए मैं उस व्यूअर कमेंट को बहाने की तरफ पूछ रहा हूँ। विशाल बसोया हैं, वो एक कंपनी है NIC, वहां पे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। बहुत छोटा सा सवाल है, क्या ये समय कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा अच्छा समय होता है। अगर आप इतिहास देखें ना, तो सबसे सफल बिजनेस वो जो मंदी में शुरू हुए है। दुनिया की जो बिजनेस हिस्ट्री और कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा मंदी के दौर में शुरू हुए। लेकिन अब बिजनेस स्टार्ट करने के जो तौर तरीके हैं और जो समझ है बाजार की, उसे बहुत बहुत गहरा होना। आप कुछ भी खोल कर नहीं बैठ सकते, कुछ भी चीजें नहीं तैयार कर सकते। और भारत में बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। कॉस्ट बहुत सारी है, फिक्स कॉस्ट बहुत सारी है। बिजनेस में एंट्री की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। बिजनेस किसी को भी शुरू करने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आइडिया क्या है,
आप आपका एक और आप सर्विस 2 दिन प्रोवाइडर बाद नहीं कहाँ हो खड़े सकते। होंगे आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जितना हम मंदी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आने वाले समय में अनिश्चितताएं और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। उनके बीच में आपका आइडिया कैसे सरवाइव कर सकता है, इस पे देखने की बात है। तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने का जो तरीका था, जो ब्रिक एंड मोर्टर इकोनॉमी में था या जो पुरानी इकोनॉमी में था, उससे बदल कर ये हुआ है, वो है कि आप किस आइडिया को लेकर सामने आ रहे हैं और उसकी उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। मैं इस पर भी कुछ कहना चाहूंगा। मुझे मतलब मैं इस समय जो सीरीज कर रहा हूँ वो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, जो सीरीज के लिए मैं शूट पर निकला हुआ हूँ। तो मेरी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात होती है, व्यापारियों से जिन्होंने फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस शुरू किया। तो उसमें मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स वाले हैं, सहारनपुर के वुड गुड्स वाले हैं, या आगरा के आपके जूता बनाने वाले फैक्ट्रीज के मालिक हैं। बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज को वो सप्लाई करते हैं। तो एक व्यापारी ने मुझसे अच्छी बात कही, विच आई वुड लाइक टू पुट हियर। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि बिजनेस सस्टेन कोविड में कई सारे नहीं कर पाए। उसका रीजन है कि बहुत सारे बिजनेसेस ने ना ऐड नहीं किया, अपनी अर्निंग्स को अपनी यूनिट्स में ऐड नहीं किया। आपने अगर एक पैकेट ब्रेड बेचा, मान लीजिए 20 रुपए का आपने ब्रेड बेचा, आप 10 रुपया अपने एम्प्लॉय को दिया, 5 रुपया मान लीजिए आपने आगे के लिए रखा, और 5 रुपया अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया कि आप 20 रुपए का ब्रेड बेहतर कैसे बना सकते हैं, या एक दिन में 20 रुपए के एक ब्रेड से ज्यादा 50 पैकेट कैसे बना सकते हैं। आपको बिजनेस जब शुरू करते हैं तो आपको यू हैव टू लुक फॉरवर्ड एज वेल। आपको ये नहीं कि भाई साहब बेचा बचा और प्लॉट खरीद लिया, एनसीआर में प्लॉट बुक करवा लिया या वो फ्लैट बुक करवा लिया। यू हैव टू कीप पुशिंग द कैपिटल यू अर्न फ्रॉम योर यूनिट। ये काफी सारे बिजनेसेस ने कहा, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ही बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाए जिन्होंने अपना कैपिटल अपने बिजनेस में पुट नहीं किया। बार बार वो बार बार मैन पावर पे डिपेंड रह गए। बहुत सारे लोग मैन पावर पे डिपेंड रह गए क्योंकि मैन पावर फिर कोविड आते समय, लॉकडाउन आते समय मैन पावर चला गया, उनकी सैलरी चली गई, फिर वो वर्कफोर्स धीरे धीरे लौट करने आई। जो जो धीरे धीरे मैकेनाइज करते गए थे अपने बिजनेसेस को, वो सस्टेन करते ले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की यूनिट्स के मालिक बताते हैं शिवाजी। ये सोचना सही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा इसमें चुनौती ये है कि जो जब डिसरप्शन आता है, जैसे ऑब्वियसली ये वो एक अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन था, तो कोई भी बिजनेस अपने एक फ्यूचर प्लान के बिना तो शुरू नहीं होता। चाहे वो फ्यूचर प्लान उसके पेपर पे हो या उसने बैंक को दिया उसके दिमाग में हो, लेकिन उसका एक एक्सपेंशन प्लान होता है। लाइफ का भी ऑब्वियसली एक्सपेंशन प्लान है। आप भी अपने बेटरमेंट के लिए एक्सपेंड करते हैं, नई चीजें ढूंढते हैं। चुनौती यहाँ ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है, जिसे कोविड के लॉकडाउन ने दिखाया, जिसको आपने महसूस किया होगा, कि भारत में सर्वाइवल का के लिए जो 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 बेस है कंपनियों का, वो बहुत छोटा है। कंपनियां 2-3 महीने 4 महीने तक अगर उनका काम धंधा बंद रहे तो सर्वाइव नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास क्रेडिट फाइनेंस नहीं है, उनके मार्केट बहुत लिमिटेड है और कैपिटल क्रंच है। नीचे एक ऊपर का लेवल हमें दिखता है कि बहुत सस्ती पूंजी मिल रही है, लेकिन नीचे के लेवल के ऊपर आप देखे जाके तो लोगों के पास कैपिटल का क्रंच है, क्योंकि वो जो माल बेच रहे हैं उसके पैसे की वापसी भी 45 दिन बाद होती है। 45 से 60 दिन बाद वो सर्किल से घूम के आता है, और उसी बीच में अगर लॉकडाउन हो जाए तो अब यहां से आपको एक बहुत बड़ा चर्न दिखाई देगा। भारत में वो चर्न हो रहा है, और वो चर्न हमें किस तरफ ले जाएगा? वो चर्न हमें नई कंपनियां बनाने की तरफ ले जाएगा, या हम और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे, या सिर्फ बड़ी कंपनियां भारत में सर्वाइव करेंगी, छोटी कंपनियां केवल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में बदल जाएंगे? ये हमारे लिए भी कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो एक बेटर मार्केट शेयर लिए हुए थे, अचानक डिसअपियर हो गए, अचानक खत्म हो गए मार्केट से। और जब वो खत्म हो गए मार्केट से, तो उनका शेयर तो किसी के पास गया होगा। उन्होंने जो मार्केट लूज किया वो जिसके पास गया होगा वो मार्केट को में अब लीड करेगा। तो ये शिफ्ट मार्केट में चल रहा है। और देव अशोक का सवाल है आखिरी, अंशुमान जी। वो पूछ रहे हैं किस तरह मैंने जितनी भी कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है, उनमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ इन एन प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सिर्फ इंडिया में ही यूनिक है। या तो कंट्रीज कंजम्पशन पे तब फोकस करती हैं जब डेवलप हो चुकी होती हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में से एक सब्सटेंशियल मिडिल क्लास बन जाता है। बट इंडिया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहा? क्या वो टाइम अब चला गया है जहां पर डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देती थी, और इंडिया क्या कंप्लीटली, और हैज इंडिया कंप्लीटली मिस द ट्रेन? क्योंकि करंट गवर्नमेंट का $500 बिलियन का 2 साल में और 1 ट्रिलियन बाई 2027 में मुझे नहीं दिखाई देता। देव अशोक ऐसा कह रहे हैं। अंशुमान जी।
देवाशोक का सवाल बहुत अच्छा है। पहली चीज तो कंजम्पशन रेट ग्रोथ का मॉडल अमेरिका का भी है। अमेरिका ने भी, जिसका हमने जिक्र किया ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में जो कंजम्पशन का बूम आया उसमें अमेरिका ने इसको लीड किया। तो भारत और अमेरिका और यूरोप की कुछ अर्थव्यवस्थाएं, इस पर हमने एक बार चर्चा भी की थी किसी अर्थात में, और हमने शायद उसमें डेटा भी कोट किया था। भारत, अमेरिका और यूरोप की कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनके जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा लोगों की खपत से आता है, कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ से आता है। हाँ, क्लास कंजम्पशन में फर्क हो सकता है, मिडिल क्लास कितना बड़ा है, लो मिडिल क्लास कितना बड़ा है, इस हिसाब से उन बाजारों में उद्योगों की, सेवाओं की सर्विसेज की प्राइस और आपूर्ति तय होती है। पर भारत बुनियादी रूप से मैन्युफैक्चरिंग को तैयार नहीं कर सका। एग्रीकल्चर ने हमको लेबर सप्लाई किया और कंज्यूमर सप्लाई किया। तो हम ऐसी इकोनॉमी है जो 60 से 65% सिर्फ और सिर्फ लोगों को तनख्वाह देकर, लोगों का वेतन देकर और उसके खर्च से चीजें चलाते हैं। और इसलिए एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन लेड इकोनॉमीज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अमेरिका में की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी को नापने के लिए जीडीपी नहीं, एम्प्लॉयमेंट का नंबर ट्रैक किया जाता है। और वहां एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखकर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड आएगी वो एम्प्लॉयमेंट से आएगी, लोगों के हाथ में पैसे से आएगी। तो विस्तार से चर्चा कर चुके हैं सिद्धांत की कैसे कोविड के दौरान लोगों के रोजगार बचाने के लिए कितना पैसा यूरोप और अमेरिका में खर्च किया गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के लिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम पिछले 7-8 साल में बहुत कंजर्वेटिव इकोनॉमी हो गए। निर्यात इतना आसान नहीं है। निर्यात के लिए आपको अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं, आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। अगर आप अपना मोबाइल फोन बेचना चाहते हैं तो आपको उनका कंप्यूटर टर्मिनल खरीदना पड़ेगा जी। अगर आप अपना कपड़ा उनको बेचना चाहते हैं तो उनके कुछ सामानों को आपको खरीदना पड़ेगा। तो हम जिस भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं वो बहुत ही छोटी पेंट अप ग्रोथ है। हमारा बहुत छोटा हिस्सा है दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट में। अब कोविड के बाद अगर सरकारें अपने को ओपन करें, मार्केट को ओपन करें, दुनिया के देशों के साथ डील करें, तब जाकर हम एक्सपोर्ट के उस लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो फिलहाल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो बस शायद निकल चुकी है। उस बस में चाइना दरवाजा बिल्कुल घेर कर बैठ गया है, क्योंकि चीन के पूरे मॉडल में वो कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बिल्टअप है। और जो भी बचा हुआ, उसके बाद बचा कुछ बाजार है, उसे ताइवान और कोरिया इस जैसे देशों ने ले लिया। हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ केवल कुछ चीजों तक लिमिटेड है, और उन चीजों में भी बांग्लादेश और वियतनाम जी हमसे ज्यादा बड़ी ताकत बनके उभरे हैं। तो इसलिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल तो नहीं है। अगर आप अपने कंजम्पशन को सरकारें प्रमोट करती रहें तो शायद डिमांड बेहतर हो सकती है, तो हम इन्वेस्टमेंट मंगाकर जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो आई होप देव प्रकाश आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हुई हो आप सभी लोगों की। और आखिरी हिस्सा अंशुमान जी, क्या देखा क्या पढ़ा? मैंने टर्निंग पॉइंट देखी पूरी, अच्छा, क्योंकि मैं ट्रैवल पे था, तो मैंने पूरी सीरीज टर्निंग पॉइंट देखी। उसमें चूंकि कई सारे प्रसंग जाने पहचाने थे, क्योंकि मैं अफगानिस्तान युद्ध के दौरान गया था कवर करने के लिए 2 बार। और तो एक तो वो काफी बैलेंस ढंग से बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री है, जो आपको बहुत ईमानदारी से गलतियां बताती है दोनों तरफ से अमेरिका की तरफ से भी और बाकी जगह से। तो वो मैंने देखी। उसके बाद मुझे भी 1-2 नई सीरीज देखने की योजना में हूं, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे उसको शुरू किया जा सकता है। अच्छा, वो पीकी ब्लाइंडर्स देखी है क्या आपने? पीकी ब्लाइंडर्स देखी। अच्छा, मैंने शुरू किया देखना। मैंने मतलब एक एपिसोड देखा है अभी, और मुझे उस पे थोड़ा सा मजा आ रहा है उसको देखने में। तो मैं देखूंगा। और शूमाकर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है वो। शूमाकर पे मैंने उसका टीजर देखा था, किसी ने मैंने देख लिया, टीजर भेजा था शूमाकर उस डॉक्यूमेंट्री का। देखने लायक है, वो देखना चाहिए। माइकल शूमाकर फार्मूला 1 रेस 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन रहे हैं। तो 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन रहे हैं माइकल शूमाकर। उनके भाई डेविड शूमाकर नाम है उनका, अंशुमान जी? डेविड शूमाकर 2 भाई हैं जुड़वा, तो करते हैं, दोनों रेसिंग में रहे हैं। और पीकी ब्लाइंडर्स देखना शुरू किया मैंने। बॉडी ऑफ लाइज एक फिल्म है। टर्निंग पॉइंट देखने के बाद नेटफ्लिक्स आपको उसी तरीके के सजेशन फेंकने लगता है। तो हाँ, तो मैंने उसी झोंक में बॉडी ऑफ लाइज देखे थे शायद पहले, अब याद भी नहीं है कब देखे थे, लेकिन देख लिया मैंने दोबारा उसको। और हाँ, लेकिन एक फिल्म बॉडी ऑफ लाइज देखने के बाद एक और फिल्म का रिकमेंडेशन आया, जिसको मैंने शायद दूसरी बार देखा। हाँ, वो जीरो डॉग 30। जीरो डॉग 30 अच्छी फिल्म लगती है। वो काफी अच्छे से बनाई गई है वो फिल्म। और
और एक इसके बाद ये देखने के बाद इतना इंटेलिजेंस का फिल्म देखिए कि नेटफ्लिक्स और फेंकता है, पता नहीं वो दिन का क्या था झोंक कि मैंने जेमिनाई मैन नाम की एक खराब फिल्म भी देख ली उसी दिन। नेटफ्लिक्स पे ही है, मुझे बहुत खराब लगी, आप लोग देख के बता सकते हैं कि आपको वो फिल्म कैसी लगी। तो ये है, और आप लोग की शिकायत भी जायज़ है कि आप लोग नेटफ्लिक्स वाला अंग्रेजी सामान ही क्यों बताते हैं। सब लोग यात्राओं में है यार, हम लोग हिंदी वाला भी बताया है पहले, यूट्यूब पे क्या मिला है और बाकी अमेज़न प्राइम पे क्या मिला है वो भी बताया है हम लोगों ने, अभी फिर से बताएँगे। देख लेते हैं आप लोगों के लिए, देखेंगे। वीक ऑफ ले रहा हूँ मैं, छुट्टी ले रहा हूँ 1 आध दिन की। अंशुमान जी भी बताइएगा। नहीं, मैंने हिंदी वाले एम्पायर्स देखी है, मुझे बहुत निराशा हुई उसको देख के लेकिन ऐसा मतलब चूंकि इतिहास पे लिखते पढ़ते रहे ना, तो उसको देख के उसकी नाटकीयता, हालांकि उसकी भव्यता, इन्वेस्टमेंट दिखता है कास्ट सेट्स की दिखती है, पर कहानी में वो भव्यता नहीं, तो वो देखी है। ऐसा नहीं कि हिंदी की भी नहीं, हाँ। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग जिस तरीके के कंटेंट ढूंढते हैं, वो कंटेंट ऐसे हैं जो हमें वैल्यू एड करें हमारे लिए। ऑब्वियसली सिर्फ इंटरटेन ही ना करें, मतलब इंटरटेनमेंट के साथ हमारे लिए कुछ वैल्यू एडिशन आए उसमें तो वो देखना थोड़ा एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जाहिर सी बात है। मतलब मुझे याद है कि अनुराग कश्यप की फिल्म है ब्लैक फ्राइडे, और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैंने उसको एक फाइन प्रिंट के साथ देखने के लिए फिर से उसको देखा था बीते दिनों हॉटस्टार पे, कि हॉटस्टार पे उसका प्रिंट काफी अच्छा अवेलेबल। वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे भी, लेकिन नेटफ्लिक्स पे प्रिंट खराब है। हॉटस्टार पे उसका प्रिंट काफी अच्छा उपलब्ध है, तो मैंने हॉटस्टार पे देखा था, उनका प्रिंट काफी अच्छा था वहां पे। तो तीसरी चौथी बार देख लिया था मैंने, और वो जिस तरह से अनफोल्ड होता है और उसमें तमाम चीजें हैं, उस फिल्म का संगीत बहुत बढ़िया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर फिल्में हैं हिंदी की भी, तो एक बार देखेंगे बैठ के तफसील से, तो कुछ फिल्में बताएंगे। यात्राओं में इतना देखना नहीं हो पाता है, जितना देर आनन फानन में एक एक एपिसोड, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा करके समय मिल जाता है, तो वो हो जाता है। और यूट्यूब पे ये भी है जहमत की, वो इतना ज्यादा ऐड फेंकता है ना कभी कभी, तो वो लगता है कि यार थोड़ा सा रुक ही जाए कहीं आराम से देखा जाएगा। और ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।